राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है अच्छे होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में स्टार्ट विद आदित्य में। दोस्तों 26 जून 2019 का शिफ्ट 1 का PYQ का पेपर है। आज आपके पेपर हैं दोस्तों। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। जाके एग्ज़ाम अच्छे से दें और बिल्कुल भी रिलैक्स होकर एग्ज़ाम देना है। और जिनका भी दोस्तों नेट जेआरएफ निकलता मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और जो पेपर 1 के क्वेश्चंस हैं दोस्तों वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि कौन किस प्रकार के क्वेश्चंस आए थे। तो दोस्तों यहाँ पे हम, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन दबा दें, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट दोस्तों करते रहा करिए। तो सबसे पहले हम चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 पे। तो जल्दी से जल्दी आपका मैं क्वेश्चन कराता हूँ ताकि आपका समय बच सके। दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए करिए ताकि मेरा भी मनोबल बढ़ सके। दोस्तों मुझे पता है कि थोड़ा जो है वीडियो क्वालिटी अच्छी नहीं है, सही से नहीं हो पा रहा है क्योंकि अभी जो है उतने यंत्र और संसाधन की कमी है जो कि आपको वैसे वीडियो कराने के लिए चाहिए। तो दोस्तों अगर आपका सपोर्ट बना रहा तो वो भी मेरे पास जल्दी होंगे। तो आप तब तक ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए दोस्तों। चलिए पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। पहला प्रश्न है, अध्ययन के दौरान अधिगमकर्ता की कौन सी विशेषताएं उसको परिप्रेक्ष्य को प्रभावित करेंगी। अधिगमकर्ता की प्रतिबद्धता, अधिगमकर्ता में माता पिता की रुचि, अधिगमकर्ता की पूर्व जानकारी संबंधित क्षेत्र में, अधिगमकर्ता का कौशल, अधिगमकर्ता के परिवार का आकार, अधिगमकर्ता जिस परिवार से संबंधित है उसकी सामाजिक और आर्थिक पृष्ठभूमि। तो नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। तो दोस्तों ए जो है वो आपका सही उत्तर है, फर्स्ट थर्ड और फोर्थ। और फर्स्ट थर्ड फोर्थ क्या है, अधिगमकर्ता की प्रतिबद्धता, अधिगमकर्ता की पूर्व जानकारी या पूर्व अनुभव, संबंधित क्षेत्र में अधिगमकर्ता का कौशल, और ये जो दोस्तों एक एक्स्ट्रा है अधिगमकर्ता की रुचि। तो ये उत्तर सही है। नीचे दी गई सूची में कौन सी रणनीतियाँ प्रत्यक्ष शिक्षण से संबंधित हैं। उदाहरण और व्याख्या प्रदान करना, पूछताछ को बढ़ावा देना, अवधारणाओं पर ध्यान केंद्रित करना, आणविक और पुनः प्रस्तुतिकरकता, अभ्यास और प्रतिपुष्टि प्रदान करना, समस्या प्रस्तुति और समस्या समाधान। तो नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड, सेकंड थर्ड और फोर्थ, फर्स्ट फोर्थ फिफ्थ और फोर्थ फिफ्थ और सिक्स। तो उत्तर सी जो है दोस्तों वो आपका सही उत्तर है। तो सी है आपका, उदाहरण और व्याख्या का प्रदान करना, आणविक क्षणात्मक और पुनः प्रस्तुति करकता। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। और आपका जो एक बचा था वो है अभ्यास और प्रतिपुष्टि प्रदान करना, अतः विकल्प सी आपका सही उत्तर है। निम्नलिखित में से परीक्षण के किस प्रकार में एक विद्यार्थी के दूसरे विद्यार्थी के कार्य निष्पादन के साथ परस्पर तुलना की जाती है। निष्कर्ष संदर्भित परीक्षण, नैदानिक परीक्षण, संकलनात्मक परीक्षण, मानक संदर्भित परीक्षण। तो डी जो है दोस्तों वो आपका सही उत्तर है, मानक संदर्भित परीक्षण। डी आपका दोस्तों एकदम सही उत्तर है। मानक संदर्भित परीक्षण में एक विद्यार्थी की दूसरे विद्यार्थी के कार्य निष्पादन के साथ परस्पर तुलना की जाती है। मानक संदर्भित मापन की सहायता से किस छात्र की अन्य छात्रों के सापेक्ष स्थिति ज्ञात की जाती है। मानक संदर्भित परीक्षण छात्रों की योग्यता को किस मानक समूह के संदर्भ में व्यक्त करता है। मानक संदर्भित मापन में किसी छात्र के द्वारा किसी विषय में अर्जित कुल ज्ञान को परखा जाता है। मानक संदर्भित परीक्षणों में व्याख्या के आधार छात्र समूह की उपलब्धि होती है। मानक संदर्भित मापन में छात्र की उपलब्धि का स्तर अन्य छात्रों की उपलब्धियों के से तुलना करने निर्धारित किया जाता है। मानक संदर्भित परीक्षण का उपयोग छात्रों की अधिगम सफलता को सापेक्षिक दृष्टि से इंगित करने के लिए किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकतम निष्पादन परीक्षण का एक उदाहरण है। व्यक्तित्व परीक्षण, प्रक्षेपी व्यक्तित्व परीक्षण, अभिक्षमता परीक्षण, रुचि और अभिव्यक्ति मापनी। तो सी जो है दोस्तों वो आपका सही उत्तर है, अभिक्षमता परीक्षण। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है, निम्नलिखित सूची में से उन प्रश्नों की पहचान कीजिए जिन्हें विषय वस्तु आधारित प्रश्नों की बजाय प्रक्रिया आधारित कहा जाता है। अवसादी प्रश्न, अपसादी प्रश्न, तथ्य आधारित प्रश्न, अवधारणा आधारित प्रश्न,
अनावृत प्रश्न और आवृत प्रश्न। तो दोस्तों आपके विकल्प में हमेशा कोड ही दिए होंगे, और कोड में क्या होता है, हमें आता भी है लेकिन हम बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आज जो आपका पेपर है उसमें आपके देखना कंप्यूटर के प्रश्न बनेंगे। तालिका अच्छे से करके जाएं, गद्यांश को अच्छे से करके जाएं। आपके क्योटो प्रोटोकॉल, पेरिस समझौता, इससे प्रश्न जरूर आ रहे हैं दोस्तों, तो उनको ध्यान में रखते हुए जाएं। ये सारी चीज़ें दोस्तों ध्यान में रखते हुए जाएं। तो डी जो है दोस्तों वो आपका सही उत्तर है, सेकंड, फोर्थ और फिफ्थ। अब सारे प्रश्न, अवधारणा आधारित प्रश्न और अनावृत प्रश्न। वह अवधारणात्मक रूपरेखा जिसमें शोध आयोजित किया जाता है कहलाती है शोध का सारांश, शोध अभिकल्प, शोध परिकल्पना, शोध प्रतिमान। तो बी जो है दोस्तों वो आपका सही उत्तर है, शोध अभिकल्प। बी आपका एकदम सही उत्तर है दोस्तों, शोध अभिकल्प। एक अवधारणात्मक रूपरेखा जिसमें शोध आयोजित किया जाता है शोध अभिकल्प कहलाती है। शोध कार्य में कार्य करने की योजना या शोध प्रक्रिया की रूपरेखा होती है। शोध अभिकल्प तथ्यों के संकलन एवं विश्लेषण से संबंधित दशाओं को इस तरह आयोजित करता है कि कार्य अवधि में बचत करते हुए शोध के प्रयोजन के साथ संगतिपूर्ण हो सके। FN कार्लिंगर के अनुसार शोध अभिकल्प अन्वेषण की योजना, संरचना एवं रणनीति है जिसकी रचना इस प्रकार की जाती है कि शोध प्रश्नों के उत्तर प्राप्त हो सकें। चलिए दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, प्रदत्त संकलन के दौरान दो बिंदुओं के बीच उत्तरदाताओं की अभिव्यक्तियों में परिवर्तन को क्या कहा जाता है? प्रतिक्रियात्मक प्रभाव, परिपक्वता प्रभाव, प्रतिगमन प्रभाव और अनुकूलन प्रभाव। प्रदत्त संकलन के दौरान दो बिंदुओं के बीच उत्तरदाताओं की अभिव्यक्तियों में परिवर्तन को प्रतिगमन प्रभाव कहा जाता है। इसे मुख्य दो भागों में बांटा जा सकता है, बहुमुखी प्रतिगमन, वक्रीय प्रतिगमन। तो इसके प्रभाव के अंतर्गत कारण एवं प्रभाव के संबंधों की जानकारी होती है। निम्नलिखित सूची में उन प्रतिचयन विधियों की पहचान कीजिए जिन्हें असंभाव्यता प्रतिचयन पद्धति कहा जाता है। सामान्य यादृच्छिक प्रतिचयन, विमात्मक प्रतिचयन, स्नोबॉल प्रतिचयन और गुच्छ प्रतिचयन, क्लस्टर सैंपलिंग, कोटर प्रतिचयन और स्थिरीकृत प्रतिचयन। तो दोस्तों डी आपका सही उत्तर है, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। विमात्मक प्रतिचयन, स्नोबॉल प्रतिचयन और गुच्छ प्रतिचयन। दोस्तों स्नोबॉल प्रतिचयन, क्लस्टर सैंपलिंग, ये सब मैं आपको पहले ही PYQ की वीडियो में बता चुका हूँ। आपको दोस्तों पता होगा, आपको अभी तक नहीं पता तो इस पर थोड़ा ध्यान दीजिए, क्योंकि ये क्या है, आपको इसी बार JRF लेना है दोस्तों, तो थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। हाँ मुझे पता है मेरी वीडियो क्वालिटी, ऑडियो क्वालिटी सही नहीं है, इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन दोस्तों कंटेंट में कोई कमी नहीं है। मैं इस बात का दावा करता हूँ कि आप इसको पढ़ेंगे आपको कोई नुकसान नहीं होगा। असंभाव्यता प्रतिचयन पद्धति के अनुसार असंभाव्य प्रतिचयन की क्रियाविधि की विषय निष्ठता की तुलना में मनुष्य के विवेक पर अधिक निर्भर करती है। कोटर प्रतिदर्श, सौदेश्य प्रतिदर्श, आकस्मिक प्रतिदर्श और उपलब्ध प्रतिदर्श। चलिए दोस्तों हिमकुंद प्रतिदर्श, क्रमिक प्रतिचयन। अब सहसंबंध विश्लेषण की मुख्य विशेषता क्या प्राप्त करना है? चरों के बीच अंतर, चरों के बीच भिन्नताएं, चरों के बीच साहचर्य और चरों के बीच प्रतिगमन। तो सी जो है आपका वो दोस्तों सही उत्तर है, चरों के बीच साहचर्य। सहसंबंध विश्लेषण की मुख्य विशेषता चरों के बीच साहचर्य प्राप्त करना है। सहसंबंध अनुसंधान से तात्पर्य उन अध्ययनों से होता है जिनमें चरों के बीच के संबंध की प्रखरता व दिशा को मात्रात्मक रूप में स्पष्ट किया जाता है। सहसंबंध अनुसंधान चरों के बीच सहसंबंध की मात्रा बताने द्वारा स्पष्ट करते हैं कि एक चर में परिवर्तन का दूसरे चर पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, वह समय सीमा जिसमें एक अध्ययन एक स्थिति या समस्या की छानबीन करता है कहलाती है संदर्भ अवधि। आयु, अनुदैर्ध्य, लॉन्गिट्यूडनल और विगत काल, रेट्रोस्पेक्टिव टाइम। तो ए जो है दोस्तों वो आपका सही उत्तर है, संदर्भ अवधि। संदर्भ अवधि वह समय अवधि जिसमें एक अध्ययन किसी स्थिति या समस्या की छानबीन करता है संदर्भ अवधि कहलाता है। इसे मुख्यतः तीन भागों में बांटा जा सकता है, प्रत्याशित, पूर्व प्रभावी, प्रत्याशित। तो दोस्तों यहाँ से आपका गद्यांश शुरू हो गया। दोस्तों गद्यांश को हमेशा बड़े रिलैक्स होकर पढ़िएगा, ऐसे पढ़िएगा कि आपको
कोई एक बार में उसका अर्थ, शीर्षक और सब चीज़ मिल जाए। और गद्यांश पढ़ने से पहले एक दो बार क्वेश्चनों को जरूर देखिएगा, तब पढ़िएगा, ताकि आपका आंसर वहीं की वहीं आपको मिल जाएगा। भूगोल का प्रयोजन पृथ्वी की सतह के भौतिक और मानवीय संगठन को समझना है। भूगोल के क्षेत्र में अंतर संबंधी विषय अक्सर दृष्टिगोचर होते हैं। ये हैं पैमाना, अभिरचना और प्रक्रिया। पैमाना की परिभाषा संरचना या संगठन के उस स्तर के रूप में दी जाती है जिस पर किसी परिघटना का अध्ययन किया जाता है। अभिरचना की परिभाषा किसी मापनीय विशेष में अध्ययन की गई। चलिए दोस्तों प्रश्नों को देखते हैं। तो हमारा जो प्रश्न है वो है, भूगोल के अंतर्गत अभिरचना अध्ययन में परिघटना में प्रेक्षित परिवर्तन किस स्तर पर देखा जाता है? किसी मापनीय विशेष पर, किसी भी मापनी में, प्रत्येक मापनी में, अधिकांश मापनी में। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो ए है, किसी मापनीय विशेष पर। भूगोल के अंतर्गत अभिरचना किसी मापनीय विशेष अध्ययन की कई परियोजना अंतर में रूप में देखी जाती है। किसी विमान यात्री द्वारा खिड़की से बाहर देखा गया दृश्य निम्नलिखित में से किससे प्रभावित होगा? प्रक्रिया, अभिरचना, मापनी और लय। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो है मापनी से प्रभावित होगा। जब कोई विमान यात्री खिड़की से बाहर देखता है तो वो पैमाने अनुसार दृश्य परिवर्तित हो जाता है। प्रकृति की कार्यप्रणाली के समय चक्र में उनके अपने स्वयं के का पालन किया जाता है। मार्ग, लय, प्रक्रिया और चक्र। तो दोस्तों जो आपका सही उत्तर है वो है आपका मार्ग, लय, प्रक्रिया, चक्र। तो दोस्तों बी आपका सही उत्तर है, बी है लय। प्रकृति के अधिकांश प्रणालियों में काल चक्र प्रदर्शित होता है जो अपनी स्वयं की प्रणाली में संगठित होती है। प्रकृति के ये काल चक्र और नैसर्गिक प्रक्रियाएं सदैव सक्रिय रहती हैं। चलिए, भौतिक भूगोल में मनुष्य और प्रकृति के मध्य अंतक्रिया के परिणामों का अध्ययन किया जाता है ताकि वैश्विक जलवायु परिवर्तन के बारे में बोध हो सके। प्रकृति पर मनुष्य की क्रियाकलापों का प्रभाव का अध्ययन किया जा सके। वैश्विक जलवायु परिवर्तन से संबंधित मुद्दों का निराकरण किया जा सके। मनुष्य और जंतु के बीच संघर्ष को कम किया जा सके। तो सी जो है दोस्तों वो आपका सही उत्तर है, वैश्विक जलवायु परिवर्तन से संबंधित मुद्दों का निराकरण किया जा सके। चलिए दोस्तों, अन्य तत्वों के साथ भू आकृतियां लैंडमास के लयन को विमान यात्री द्वारा किस पैमाने पर देखा जा सकता है? वैश्विक पैमाना, महाद्वीपीय पैमाना, स्थानीय पैमाना और समय का पैमाना। तो बी जो है दोस्तों वो आपका सही उत्तर है, महाद्वीपीय पैमाना। अन्य तत्वों के साथ साथ भू आकृतियों के लिए लयन को विमान यात्री द्वारा महाद्वीपीय पैमाना भी देखा जा सकता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, जनसंचार माध्यमों में प्रत्येक व्यक्ति के लिए पूर्व निर्धारित प्रकार्य नहीं होते और व्यक्ति अपनी पसंद के अनुसार उनका उपयोग करते हैं। यह किस तथ्य का सूचक है? आग्राहक सक्रिय है, विषय वस्तु का कोई महत्व नहीं है, विषय वस्तु में बहुलता का अभाव है, आग्राहक समरूपी। तो दोस्तों आग्राहक सक्रिय हैं। जनसंचार माध्यमों में प्रत्येक व्यक्ति के लिए पूर्व निर्धारित प्रकार नहीं होता और व्यक्ति अपनी पसंद के अनुसार उनका उपयोग करते हैं। यह तथ्य आग्राहक श्रोता को सक्रिय रखता है क्योंकि जनसंचार माध्यमों में समान संदेश लगभग एक ही समय में बहुत से व्यक्तियों के मध्य पहुंचाया जाता है। संप्रेषण के संदर्भ में सामान्य अनुक्रम है भाषा, संप्रेषण, समाज, सभ्यता। संप्रेषण, समाज, भाषा, सभ्यता। संप्रेषण, भाषा, समाज, सभ्यता। भाषा, समाज, संप्रेषण, सभ्यता। तो सी दोस्तों आपका सही उत्तर है, वो है सही क्रम यही है। संप्रेषण, भाषा, समाज और सभ्यता। संदेश संचारक, कूट संकेतन, माध्यम, प्रापक, अर्थ परिवर्तन, प्रतिपुष्टि। और यद्यपि प्रश्नगत विकल्पों से संबंध में यह अनुक्रम निम्नलिखित है: संप्रेषण, भाषा, समाज और सभ्यता। चलिए, अब आपकी दोस्तों सम्मेलन आ गया। मैचिंग आपकी बहुत आखिरी है और मैचिंग को बड़ा ध्यान से पढ़ के जाइएगा ताकि आपका 1 से 2 प्रश्न बड़े आराम से आप जो भी मैचिंग के आएंगे 2 से 3 प्रश्न आप बड़े आराम से कर सकें। इनमें आपको कोड भरने होंगे दोस्तों। संचार के माध्यम, प्रसारण, संप्रेषण।
श्रव्य, बैंडविड्थ, विज्ञान, रेखीय संप्रेषण, इंटरनेट, अवैक्तिक संप्रेषण, समाचार पत्र, आवृत्ति, स्वर, सामंजस्य। तो इसका दोस्तों जो सही उत्तर है, ये कोड दिए हैं आपके ABCD, तो सही उत्तर है दोस्तों सी कोड सही है। चलिए सही है। श्रव्य, आवृत्ति एवं सामंजस्य, विज्ञान, अवैक्तिक संप्रेषण, इंटरनेट, बैंडविड्थ और समाचार पत्र, रेखीय संप्रेषण। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, संप्रेषण प्रक्रिया को तब पूर्ण माना जा सकता है जब प्रेषक संदेश को प्रसारित करता है, संदेश माध्यम में प्रवेश करता है, संदेश माध्यम से पृथक होता है, आदाता संदेश का अवबोध करता है। तो डी जो है दोस्तों वो आपका सही उत्तर है, आदाता संदेश का अवबोध करता है। संचार प्रक्रिया में 3 मूल तत्व होते हैं, संचारक, संदेश और प्रापक। संचारक और प्रापक की संदेश संचरण में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। संचारक संप्रेषण को तभी सार्थक या प्रभावी कहा जा सकता है जब संचारक व प्रापक एक ही धरातल पर आधार अर्थात मानसिक व भावात्मक स्तर पर प्रेषित संदेश को समझ सकें। एक ग्राहक बैंक को लिखता है, कृपया विगत 3 माह के दौरान मेरे बचत बैंक खाते A में मेरे लेन देन की एक विवरणी भेजें। तो संप्रेषण के संदर्भ में इसको क्या कहा जाएगा, आगत, संदेश, निर्गत, प्रतिपुष्टि। तो दोस्तों जो बी उत्तर है वो है आपका सही, संदेश कहा जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, यदि रीजन को 5 और गवर्नमेंट को 9 के रूप में कूटबद्ध किया जाए तो एक्सीडेंट को क्या होगा। तो दोस्तों ये बहुत आसान है, इसके लिए आपको ABCD पूरी लिखनी पड़ेगी अल्फ़ाबेट और 26 तक काउंटिंग डाल लीजिए। तो रीजन इजक्वल टू 5, अक्षरों की संख्या 1, गवर्नमेंट इजक्वल टू 9, अक्षरों की संख्या 1। उसी प्रकार एक्सीडेंट इजक्वल टू 7, अक्षरों की संख्या 1। अब देखिए आपको यहाँ 7 कैसे हो गए, देखिए यहाँ पे आपके गवर्नमेंट में देखिए कितने अक्षर हैं, 10 हैं, ठीक है, जिसमें ई 2 बार आया है तो ई को एक ही बार गिनेंगे, 9 अक्षर हो गए। एक्सीडेंट में सी 2 बार आया है, इसको एक ही बार गिनेंगे, 7 हो गए। रीजन में 5। चलिए अक्षरों की संख्या -1, हाँ यहाँ पे 5, रीजन में 6 हैं तो 5 हो गए। गवर्नमेंट में आपके 10 हैं, 9 हो गए। एक्सीडेंट में 8 हैं तो 7 हो गए। निम्नलिखित में से कौन सा अंश एक पूर्णांक और उसके व्यक्त क्रम के योग का परिणाम है। 15/8, 26/5, 36/7 और 37/5। तो बी जो है दोस्तों वो आपका सही उत्तर है, 26/5। बी आपका सही उत्तर है दोस्तों, 26/5। माना हुआ पूर्णांक x प्रश्नानुसार x + 1/x, माना x = 5, तब x + 1/x = 5 + 1/x = 26/5। 35 प्राप्तांकों का औसत 18 है, इनके प्रथम सत्र का औसत 14 है और अंतिम सत्र का औसत 20 है। 18वां प्राप्तांक क्या होगा दोस्तों, बहुत आसान है, 18वां प्राप्तांक 52 होगा। चलिए आइए देखते हैं कैसे। 35 × 18 - 17 × 14 + 17 × 20, तो 630 - 238 + 340, 630 - 578, तो आपके हो गए 52। एक रेलगाड़ी आगरा से प्रातः 5 बजे प्रस्थान करती है और दिल्ली में प्रातः 9 बजे पहुंचती है। अन्य रेलगाड़ी दिल्ली से प्रातः 7 बजे प्रस्थान करती है और आगरा में पूर्व 10:30 बजे पहुंचती है। तो दोनों रेलगाड़ियां किस समय पर एक दूसरे के सामने होकर गुजरेंगी। तो दोस्तों डी आपका सही उत्तर है, 7:56 पर। आइए देखते हैं कैसे। आगरा से दिल्ली पहुंचने में समय लगा 4 घंटा, दिल्ली से आगरा पहुंचने में लगा 3 घंटे। समय और दूरी और चाल, तो समय आपका 7/2, दूरी 28 और चाल 7/8। चलिए तो 7 × 2 = 14। दोनों रेलगाड़ियों द्वारा शेष दूरी को तय करने में लगा समय 14/7 + 8 = 14/15। 14/15 × 60 मिनट, तो 56 मिनट आपको लग गई दोस्तों।
तो 7 AM + 56। संजय ने एक वस्तु की 25% की हानि पर बिक्री की। यदि बिक्री मूल्य 175 रुपये की वृद्धि 175 वृद्धि की गई होती तो 10% लाभ प्राप्त होता। ठीक है, अभी 25% लॉस में, मान लीजिए एक्स मूल्य है तो 25% लॉस में अभी है ना, 100% में से अगर 175 रुपये बढ़ा देता तो 10% प्रॉफिट में आ जाता। तो इस वस्तु का लागत मूल्य क्या था? 350। आइए देखते हैं। माना वस्तु का लागत मूल्य 100%, प्रश्नानुसार 25 + 10 = 175, तो 35% = 175, तो 1% = 5 और 100% = 500। तो अतः वस्तु की लागत मूल्य 500 रुपये हो गई। तो सी आपका सही उत्तर है दोस्तों। चलिए, यदि तर्कवाक्य सभी गणतंत्र कृतज्ञ हैं को सत्य मान लिया जाता तो निम्नलिखित में से कौन से तर्कवाक्य असत्य हो जाते? गणतंत्र कृतज्ञ नहीं है, कुछ गणतंत्र कृतज्ञ नहीं है, कोई भी गणतंत्र कृतज्ञ नहीं है, कुछ गणतंत्र कृतज्ञ हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। केवल फर्स्ट, केवल सेकंड, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, केवल सेकंड और थर्ड। तो सी जो है दोस्तों वो आपका सही उत्तर है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। दोस्तों मैं आपको ये जब भी करें आप सर्कल बना के करें। मैं पहले ही आपको PYQ की वीडियो में बता चुका हूँ दोस्तों। अगर आप सिर्फ यही वीडियो देख रहे हो तो आप प्लेलिस्ट जाके देख सकते हो। और दोस्तों एक और बात बता दूँ, अगर आज आपका एग्ज़ाम हो जाता है तो आप पढ़ना मत छोड़ दीजिएगा, तैयारी में लगे रहिएगा। जो आप ये गैप कर देते हो यही आपके लिए दिक्कत बन जाता है। चलिए, नीचे 2 आधार वाक्य दिए गए हैं जिनसे 4 निष्कर्ष प्राप्त किए गए। निम्नलिखित में से कौन से निष्कर्ष इन आधार वाक्यों के वैध रूप से प्राप्त किए जा सकते हैं? आधार वाक्य ए, कुछ बैग टेबल हैं, कुछ बैग कुर्सियां हैं। निष्कर्ष कुछ टेबल कुर्सियां हैं। दोस्तों हमेशा सर्कल बना के इनको करें तो आपका एकदम सही उत्तर निकल आएगा। तो ए आपका सही उत्तर है, फर्स्ट और थर्ड। फर्स्ट क्या है? कुछ टेबल कुर्सियाँ हैं, कुछ कुर्सियाँ बैग हैं। चलिए, अगला प्रश्न है दोस्तों, किसी आधार वाक्य का उद्देश्य और विधेय दोनों एक ही हो लेकिन वे केवल गुणवत्ता में भिन्न हो तो यह कहलाता है विरोधात्मक, विलोमी, उपाश्रयी और पराश्रयी। तो बी जो है दोस्तों वो आपका सही उत्तर है, विलोमी। जिस आधार वाक्य का उद्देश्य और विधेय दोनों एक ही हों लेकिन वह गुणवत्ता से भिन्न होता है तो उसे विलोमी कहते हैं। निम्नलिखित तर्क में उसके आधार की पहचान कीजिए। परिकल्पनात्मक, निगमनात्मक, आगमनात्मक और सादृश्यात्मक। तो क्या शिक्षण की पूर्व संक्रियात्मक चरण उतना ही महत्वपूर्ण होता है जितना संप्रेषण की पूर्व अधिगम की तैयारी का चरण? इस तर्क में सादृश्य मूलक तर्क का आधार दिखाई पड़ता है। सादृश्य मूलक तर्क क्या होता है अब वो जान लेते हैं। यह वह विधा है जिसमें हम अतीत अनुभव के आधार पर अनुमान करते हैं। सादृश्य मूलक तर्क के निष्कर्ष उनके आधार वाक्यों से तर्कत नहीं निकलते और सादृश्य मूलक तर्क ना तो वैध होते हैं ना ही अवैध, बल्कि वे संभाव्य होते हैं। तर्कवाक्य कोई लाल काला नहीं है। निम्नलिखित में से किस तर्कवाक्य के समतुल्य है? कोई काला लाल नहीं है, सभी लाल काले हैं। दोस्तों ये हमेशा सर्कल बना के करें आप, आपके बहुत आसानी से हो जाएगा। कुछ लाल काले नहीं है, लाला काल नहीं है, लाल काला नहीं है। देखिए ये आपका बन गया। तो आपका जो सही उत्तर है वो सी हो जाएगा, फर्स्ट और फोर्थ। और फर्स्ट और फोर्थ है क्या कि लाल काला नहीं है, और क्या है फर्स्ट आपका फर्स्ट है कोई काला लाल नहीं है। चलिए दोस्तों यहाँ से आपकी तालिका शुरू हो गई। जब आपकी तालिका शुरू हो गई तो यहाँ पे 5 प्रश्न आपकी तालिका से आएंगे। असल में अगर हम इसको बड़े आराम से दिमाग को खोल के करें तो आपको कुछ नहीं करना है, जो बस वो बोले वेतन, परिवहन, लाभांश जो बोले उसी लाइन में उस साल उस ईयर को देखना है, वो संख्या उठानी है और सॉल्व कर देना है। इस अवधि में कंपनी को प्रतिवर्ष कितने औसत ब्याज का भुगतान करना पड़ा रुपए में, है ना? तो यहाँ सी उत्तर दे रहा है 33.7 लाख। आइए मैं आपको यहाँ भी दिखा देता हूँ कि अभीष्ट औसत ब्याज। मैंने आपसे पहले ही कहा कि हमें एवरेज कैसे निकालते हैं। अब यहाँ से हमने क्या किया, जो हमने औसत ब्याज और ब्याज शर्त पर ब्याज देख ली और हमने पूरी लाइन उठाई, इसको हर साल की कैलकुलेट किया, 1 2 3 4 5, और ये कैलकुलेट 5 संख्या हो रही थी तो 5 से ही भाग दे दिया, तो हमारा उत्तर आ गया 33.7 लाख। कितना आसान सवाल है दोस्तों, कुछ नहीं करना है। प्रदत्त अवधि में कंपनी द्वारा भुगतान की गई लाभांश की कुल धनराशि वेतन की कुल राशि का लगभग कितना प्रतिशत है?
0.9%, 1.3%, 1.6% और 2.0%। तो बी जो है दोस्तों वो आपका सही उत्तर है 1.3%। आइए देखते हैं कैसे। लाभांश की कुल राशि, बस उसको उन्होंने ऐड कर दिया, कुछ नहीं किया है। देखिए कुछ नहीं किया है। लाभांश की कुल राशि 2.00, 2.50, 2 सबको ऐड कर दिया, आपका उत्तर आ गया 13.5%। अब वेतन की कुल राशि, इसको भी ऐड कर दिया। जब दोनों को ऐड कर दिया तो इसकी परसेंटेज निकाली, तो आपका इसमें डिवाइड दे दिया। जब डिवाइड दे के परसेंटेज निकाली तो आपका ये निकल आया 1.3%। कुछ करना ही नहीं है इसमें। वर्ष 2008 में सभी मदों पर किया गया व्यय वर्ष 2012 में कुल व्यय का लगभग कितना प्रतिशत है। तो 2008 और 2012 को ही देखिए बस। 2008 आपने प्लस कर लिया, 2012 को प्लस कर लिया, दोनों की परसेंटेज निकाल दो। अभी 340 अपन 570 इंटू 100, 65.7%। जैसे अभी ऊपर किया वैसे ही सेम है। इन सभी वर्षों के लिए करों पर किए गए कुल व्यय और इन सभी वर्षों के लिए परिवहन पर किए गए कुल व्यय का अनुमानित अनुपात है D31:36। ठीक है। अब हम ये देखते हैं कि 31:36 है कैसे। तो 31:36 दोस्तों, कर पर कुल व्यय 80 प्लस 95 प्लस 105 प्लस 85 प्लस 100 इक्वल टू 465 है। सभी वर्षों के लिए परिवहन का कुल व्यय 90 प्लस 100 प्लस 110 प्लस 115, आपके 540 हो गए। अब इष्ट अनुपात निकाल लीजिए। कुछ इसमें करना ही नहीं है दोस्तों, बहुत आसान है। अगर आप इसको अपने आप ही हार्ड बनाते हो तभी यह हार्ड है। अगर आप रिलैक्स होकर सॉल्व करेंगे तो बड़े आसानी से हो जाएगा। वर्ष 2008 में कंपनी द्वारा किए गए कुल व्यय और वर्षा 2009 में कंपनी के कुल व्यय का अनुमानित अनुपात है 57.75, 52:68, 57:80, 68 और 68:57। तो दोस्तों सी जो है वो आपका सही उत्तर है। और सी क्या है? 57:68। वर्ष 2008 में कंपनी द्वारा किया गया कुल व्यय 150 प्लस 90 प्लस 2, आपने टोटल कर लिया दोनों वर्षों का और रेशियो निकाल दिया। चलिए अब आपके कंप्यूटर के 5 प्रश्न आने वाले हैं दोस्तों। ये 5 प्रश्न आपके कंप्यूटर के आएंगे। किस कंप्यूटर की मुख्य स्मृति में 960 के बाइट्स है? इस स्मृति में निहित बाइट की संख्या क्या है? तो आपका है दोस्तों 960 इंटू 1024। चलिए दोस्तों, ये बहुत आसान प्रश्न था, मुझे पहले से ही याद आता कि किसी कंप्यूटर की मुख्य स्मृति 960 के बाइट इस स्मृति में निहित है 1 किलो बाइट इक्वल टू 1024 बाइट। तो 960 किलो बाइट 960 इंटू 1024। ईमेल में तुरंत पुनः प्राप्ति के लिए संपर्क सूचना संग्रह करने हेतु सार्वजनिक स्थान है पता, पेटिका एड्रेस बॉक्स, संदेश पेटिका मैसेज बॉक्स, पता पुस्तिका एड्रेस बुक और संदेश पुस्तिका मैसेज बुक। तो दोस्तों बहुत आसान है, पता पुस्तिका एड्रेस बुक। ठीक है दोस्तों, चलिए। SMTP किसका परिवर्ती है? सिंपल मेल ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल, सिंपल मेल टर्मिनल प्रोटोकॉल, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, सिंपल मेल ट्रांजिशन प्रोटोकॉल। तो सी जो है दोस्तों वो आपका सही उत्तर है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। सी आपका एकदम सही उत्तर है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। SMTP का पूरा नाम सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है। इसका उपयोग एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में ईमेल भेजने के लिए किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा फाइल फॉर्मेट वीडियो फाइल का फॉर्मेट नहीं है? .avi, .mov, .mp4, .jpg। तो दोस्तों .jpg वीडियो फाइल का फॉर्मेट नहीं है, ये दोस्तों पिक्स का फॉर्मेट है, इमेज का फॉर्मेट है। ये सब आपको पता ही होगा। निम्नलिखित में से सभी शैक्षणिक उपाधियों यथा प्रमाण पत्र, डिप्लोमा, डिग्री, अंक पत्र इत्यादि का ऑनलाइन स्टोर हाउस क्या है? स्वयं
नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी, नेशनल एकेडमिक लाइब्रेरी, दोस्तों नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी, तो जो है वो सही उत्तर है नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी। स्वयं के बारे में दोस्तों मैं आपको पहले बता चुका हूँ, नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी के बारे में भी पहले बता चुका हूँ। सभी शैक्षणिक उपाधियों तथा प्रमाण पत्र, डिप्लोमा, डिग्री एवं अंक पत्र इत्यादि का ऑनलाइन स्टोर नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी है। राष्ट्रीय शैक्षिक डिपॉजिटरी शिक्षा मंत्रालय के तहत भारत सरकार की एक पहल है। अगला प्रश्न है दोस्तों, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का उद्देश्य क्या है। मैंने आपसे बार बार कहा है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, पेरिस समझौता, क्योटो प्रोटोकॉल, इनको जरूर पढ़ लें, इनसे प्रश्न जरूर बनेगा। अगर आप मेरी सारी PY की क्लास लिस्ट उठा के देखोगे तो आप भी देखोगे कि इनसे प्रश्न जरूर बन रहा है। ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में कमी, ओजोन अपव्यवकारी पदार्थों का चरणबद्ध तरीके से दूर करना, परिसंकटमय वर्ज्य पदार्थों को सीमा पार ले जाने पर निषेध, नाभिकीय ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग के लिए संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों का मध्य सहयोग को बढ़ावा देना। तो दोस्तों ओजोन अपव्यवकारी पदार्थों को चरणबद्ध तरीके से दूर करना ही के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का हुआ था। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का उद्देश्य, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिसे ओजोन के अवक्षय करने वाले पदार्थों के उत्पादन एवं उपयोग को चरणबद्ध रूप से समाप्त कर ओजोन परत को संरक्षित करने हेतु निर्मित किया गया। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के अनुसार CFC हैलोन्स तथा अन्य ओजोन रिक्तीकरण रसायनों जैसे कार्बन टेट्राक्लोराइड आदि के उत्पादन पर रोक लगाई गई है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल वीना संधि हस्ताक्षर के लिए 16 सितंबर 1987 को खोली गई थी और यह 1 जनवरी 1989 से प्रभावी हो गई। उसी उपलक्ष्य में 16 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ से आपके बहुत सारे प्रश्न कवर हो गए, कब हुआ और 16 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस भी मनाया जाता है। ठीक है, निम्नलिखित में से ऊर्जा के किस स्रोत में न्यूनतम विद्युत उत्पादन होता है। सौर, वायु, भूतापीय और नाभिकीय। तो C जो है दोस्तों वो आपका सही उत्तर है भूतापीय। भूतापीय ऊर्जा में न्यूनतम विद्युत उत्पादन होता है। भूतापीय ऊर्जा पृथ्वी से प्राप्त होने वाली ऊर्जा है। पृथ्वी के भीतर गर्म चट्टानों जल गर्म करती हैं और इससे भाप उत्पन्न होती है। ऊर्जा प्राप्त करने के लिए पृथ्वी के गर्म क्षेत्र तक एक सुरंग बनाई जाती है और इस भाप को ऊर्जा संयंत्र तक लाया जाता है, जिसे प्रयोग के टरबाइन घुमाता है वह विद्युत ऊर्जा उत्पादित होती है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, ताजमहल पर मुख्यतः निम्नलिखित में से किसके प्रतिकूल प्रभाव की आशंका है। सल्फर डाइऑक्साइड, क्लोरीन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। दोस्तों बहुत आसान है, सल्फर डाइऑक्साइड। ताजमहल पर सल्फर डाइऑक्साइड SO2, वायुमंडल में SO2 की सांद्रता लगभग 1 ppm है। वायुमंडल में SO2 की अधिक सांद्रता से धातुओं, पत्थरों, चमड़े, कागज तथा कपड़ों पर संक्षरण हो जाता है। चलिए दोस्तों, कथन 1, कथन 2। भूकंप A रिक्टर स्केल पर 5 है और भूकंप B उसी स्केल पर 8 है। भूकंप B के तरंग आयाम A की तुलना में 1000 गुना होता है। कथन B में मुक्त ऊर्जा A की तुलना में 3 गुना अधिक होती है। सही विकल्प है दोस्तों A और 2 दोनों। कथन 1 सही है और कथन 2 गलत है। चलिए दोस्तों, कथन 1 भूकंप A रिएक्टर भूकंप ये सही है और कथन 2 क्यों गलत है, आइए देखते हैं। मुक्त ऊर्जा तुलना में 3 गुना अधिक होती है, असत्य, अतः उत्तर विकल्प B। पूर्वी भारत के बड़े हिस्से में भूजल निम्नलिखित में से किससे प्रदूषित होता है। आर्सेनिक से, सीसा से, पारस से और निकल से। तो दोस्तों आर्सेनिक से होता है। ये बहुत आसान प्रश्न था। निम्नलिखित में से क्या उच्चतर शिक्षा में अपारंपरिक अधिगम कार्यक्रम है। स्वयं, आमने सामने शिक्षण अधिगम, ट्यूटोरियल, कक्षा और सेमिनार। तो दोस्तों सही उत्तर है स्वयं के बारे में दोस्तों मैं आपको अब तक PYQ में करा चुका हूँ, मुझे भी पूरी डिटेल याद हो गई है, तो आप भी इसको कर लीजिए क्योंकि इससे प्रश्न बनेगा ही बनेगा। स्वयं उच्च शिक्षा में अपारंपरिक अधिगम कार्यक्रम है। स्वयं भारत सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया कार्यक्रम है जिसे शिक्षा नीति के 3 आधारभूत सिद्धांतों पहुंच, निष्पक्ष तथा गुणवत्ता को प्राप्त करने के उद्देश्य से तैयार किया गया है। स्वयं का उद्देश्य सबसे अधिक वंचित सहित सभी को श्रेष्ठ अधिगम साधन उपलब्ध कराना है।
विश्वविद्यालय के नित्य प्रतिदिन प्रशासन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा निकाय उत्तरदायी है? सीनेट, सिंडिकेट, अधिशासी परिषद, विद्यार्थी परिषद और अकादमिक परिषद। तो बी है दोस्तों, वो आपका है सिंडिकेट अधिशासी परिषद। विश्वविद्यालय के नित्य प्रतिदिन प्रशासन के लिए सिंडिकेट अधिशासी परिषद निकाय उत्तरदायी है। इसमें सामान्यतः 6 पदेन एवं 14 नियमित सदस्य होते हैं। निम्नलिखित में से किन कथनों से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के मुख्य प्रकारों का निरूपण होता है? संस्थाओं की मान्यता, गुणवत्ता और मानकों का अनुरक्षण, कुलपति की नियुक्ति, संस्थाओं को अनुदान दिया जाना, राज्य सरकारों को शैक्षिक विकास के लिए उत्तरदायी ठहराया जाना। तो दोस्तों सी जो है विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग 1948-49 द्वारा दी गई सिफारिश के आधार पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना वर्ष 1956 में भारतीय संसद द्वारा विधेयक के द्वारा की गई थी। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की फैकल्टी रिचार्ज स्कीम का मुख्य उद्देश्य था उच्चतर शिक्षा संस्थानों में शिक्षक वृंद की कमी की समस्या का निराकरण, शिक्षकों के कारण कौशल का स्तरोन्नयन, महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में शिक्षकवृंद के लिए शोध अवसंरचना का स्तरोन्नयन और शिक्षा जगत उद्योग के मध्य संपर्क को सुदृढ़ करना। तो ए जो है दोस्तों वो आपका सही उत्तर है, उच्चतर शिक्षण संस्थानों में शिक्षक वृंद की कमी की समस्या का निराकरण। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की फैकल्टी रिचार्ज स्कीम का मुख्य उद्देश्य उच्चतर शिक्षण संस्थान में शिक्षक वृंद की कमी की समस्या का निराकरण करना। इस योजना के तहत एसोसिएट एवं असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति की जाना प्रावधान है। उस स्कीम का नाम बताइए जिससे भारतीय संस्थाओं और विश्व के सर्वोत्कृष्ट संस्था के मध्य शैक्षणिक और शोधपरक सहयोग सुकर हो जाता है। ICSSR, इम्प्रेम्स, स्टाफ डेवलपमेंट स्कीम, स्पार्क, इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट स्कीम। तो सी जो है दोस्तों वो आपका सही उत्तर है, स्पार्क। स्पार्क का लक्ष्य भारतीय संस्थाओं और विश्व के सर्वोत्तम संस्थाओं के बीच अनुसंधान सहयोग को सुगम बनाकर भारत के उच्च शिक्षण संस्थान में अनुसंधान परिदृश्य को बेहतर बनाना है। स्पार्क योजना के तहत 100 भारतीय संस्थानों और 28 चयनित देशों के सर्वोत्तम संस्थानों के बीच अकादमिक एवं अनुसंधान सहयोग संभव होगा। तो दोस्तों यहाँ आपका ये PYQ का सेट कंप्लीट हुआ। दोस्तों आज आपकी क्लास भी आएगी मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन की, जो कि नेट JRF पेपर 1 में आते हैं, और पेपर 2 की भी दोस्तों क्लासेस चलेंगी। और आपके एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट, एग्ज़ाम को अच्छे से दें, इसी बार JRF ले लें। उम्मीद है दोस्तों आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। राधे राधे, धन्यवाद।